नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिव संकल्प यात्रा। जी हाँ, शिव संकल्प यात्रा क्या है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री जो है शिव संकल्प यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ अपनी सभा लेंगे, क्या उनका इसके पीछे मकसद है। और इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में है सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इसे जानेंगे कि ये शिव संकल्प यात्रा जो मुख्यमंत्री का है, ये किस तरह का अपना जो उनका पॉलिटिकल विस्तार है या चुनावी मुद्दा है, क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, ये शिव संकल्प यात्रा जो है मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र में, किस तरह का यात्रा है ये? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का एक नया राजनीतिक स्वरूप कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे देखा गया है कि आप जान रहे हैं कि पिछले 18 महीनों से एकनाथ शिंदे जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक उलटफेर, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। जिस तरीके से शिवसेना का विभाजन हुआ और इन्हें नाम, पार्टी का नाम और निशान मिला, उसको लेकर भी अब तक चल ही रहा है। आप ये भी समझ रहे हैं कि इनके जो अपात्रता का मामला भी चल रहा है। लेकिन इससे इतर यह तो किसी को संदेह नहीं है कि पिछले 18 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने इस राज्य का कार्यभार एक तरीके से या एक आम मुख्यमंत्री के रूप में जो उनकी छवि बनी है, आम जनता की, जैसे वो कहते हैं कि सीएम मतलब मैं कॉमन मैन हूँ, मैं इस राज्य का कॉमन मैन हूँ, तो उन्होंने अपने कॉमन मैन की छवि बनाने का भरपूर प्रयास किया। अब रही शिव संकल्प यात्रा की, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि आगे लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसकी आहट सुनाई दे रही है लोकसभा चुनाव की। तो उस परिप्रेक्ष्य में पूरे राज्य में हर पार्टियां अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। बीजेपी हो, उद्धव जी की शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो। तो उसी तरह एकनाथ शिंदे जी की सबसे बड़ी एक कहेंगे चुनौती ये है कि वो सरकार के भी मुखिया हैं अपनी, और अपने संगठन के भी मुखिया हैं। जो शिवसेना का जो संगठन विभाजित होकर नया शिवसेना संगठन बना, जिसको वो कहते हैं कि असली शिवसेना हमारी ही है और हम ही बाला साहब के विचारों को लेकर चलने रहे हैं। लेकिन इसमें आपने देखा होगा वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गिरी जी, कि पूरे महाराष्ट्र में अभी भी जो शिवसेना है उसके जो इनके साथ विधायक हैं या वो हैं कार्यकर्ता हैं, उस तरीके का माहौल नहीं दिखाई देता। एकमात्र चेहरा जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी दिखाई देते हैं महाराष्ट्र में, और वही उसी चेहरे के आधार पर मुझे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव भी इन्हें बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना है। तो उसके लिए लोगों के बीच में जाने के लिए हालांकि सरकार के स्तर पर वो बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। सरकार स्तर पर प्रयास इन माने, देखिए, सरकार आपके द्वार जो सरकार आपला दारी जो योजना इन्होंने चलाई, कल ही अभी रायगढ़ में थे, उन्होंने कहा कि हम इस माध्यम से 2,19,00,000 लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। तो इस तरह हम घर घर पहुंच रहे हैं। इसी बहाने उन्होंने उद्धव जी पर भी निशाना साधा कि ये सारी भीड़ देख के उनके पेट में दर्द हो रही है। हालांकि ये जो है सरकार की योजनाएं हैं, सारा सरकारी अमला उसमें लगता है, लोगों को इकट्ठा करना, उनको लाभ देना, उसमें डिप्टी सीएम भी लगे हुए हैं 2, वो भी आते हैं सरकार। लेकिन ये जो अपने स्तर पे ये दिखाने का प्रयास है, अपनी ताकत दिखाने का प्रयास है, संगठन की ताकत दिखाने का प्रयास में ये शिव संकल्प यात्रा का ये उद्देश्य दिखाई पड़ता है कि ये अपने ताकत पे संगठन को लेकर, संगठन के माध्यम से ये लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इनका पहला कार्यक्रम देखिए 30 जनवरी तक इन्होंने 2 चरणों में ये शिव संकल्प यात्रा निकालने का इन्होंने प्लान बनाया है। इसमें ये मावल लोकसभा क्षेत्र जो है इनका शिवसेना का, उससे ये शुरुआत करने वाले हैं। तो ये इससे यही साबित होता है कि एकनाथ शिंदे जी को सरकार
का कामकाज करते हुए, वहां की चुनौती स्वीकार करते हुए, इस चुनौती को मैदान में अपने संगठन की चुनौती को भी स्वीकार करना होगा। हालांकि उनके पुत्र डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, युवा हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अगल बगल के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मुंबई में इसी के साथ साथ और भी उन्होंने संगठन में कुछ लोगों को रखा हुआ है। माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी के पुत्र हैं, उनको युवा सेना का कार्याध्यक्ष बनाया है। वो लोग भी घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो संगठन में जिस तरह की ऊर्जा आनी चाहिए संगठन स्तर पे, वो उस तरह के दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे जी को मैदान में, हालांकि वो मैदान में उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अभी देखिए छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं। अभी ये साफ सफाई अभियान या जो प्रदूषण मुक्ति का जो क्लीन स्वीप अभियान चल रहा है मुंबई में, थाने में, उसमें भी शामिल हो रहे हैं। उसमें लोग ये भी विरोधी आरोप लगाते हैं कि एक आम मुख्यमंत्री जो है इस छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता है। वो ठीक है, वो उनकी आदत में शुमार है। वो छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो खुद कहते हैं जब मैं कॉमन मैन हूं और लोगों के बीच में जाता हूं, तो ये विरोधी इसका एक अलग तरीके से दुष्प्रचार करते हैं कि भाई एक सीएम ये छोटे छोटे कार्यक्रमों में सीएम को, लेकिन सीएम इतना समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब सरकारी कामकाज करते हुए भी और ये आम लोगों के बीच में जाना, छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि बाकी और जो उनके सहयोगी हैं, साथी हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। कमजोरी का फायदा जो है, फायदा कहीं नुकसान में न बदल जाए। तो लोकसभा चुनाव इसमें ऐसे चेहरे लगेंगे जी सीट के लिए और उम्मीदवारी के लिए चेहरे लगेंगे कि जो अपने पद पे जो है चुनाव लड़ सके। बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा औरंगाबाद में एक कार्यक्रम हुआ तो उसमें बहुत बवाल हो गया। उनके मंत्री जी की बदनामी भी हुई, उनके एक मंत्री की बदनामी भी हुई, मीडिया में आया काफी कि भाई वो सामने से मंच से करके कि कह रहे हैं कि आप कार्यकर्ताओं को मारो या लाठीचार्ज का उन्होंने अब्दुल सत्तार जी ने, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इससे ये लगता है कि थोड़ा गलत संदेश। लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो है संगठन के नेता रहे हैं और उन्होंने सत्ता भी बखूबी 18 महीने अच्छी तरह चलाई है, लेकिन संगठन को और मजबूत करने के लिए, पूरे महाराष्ट्र स्तर पर फैलाने के लिए वो एक चेहरे की आवश्यकता, और चेहरा वो एकमात्र मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी हैं। उनके पुत्र भी काफी प्रयास करते हैं, काफी अच्छा चेहरा है, युवा चेहरा है, और 2-4 नेता हैं उनके साथ, लेकिन उनको लगता है कि वो क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित हो जाते हैं। काफी उनके जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, तो उनको ये लगती है कि भाई अपना क्षेत्र जो है इसको ही किसी तरह बनाया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव है, इसमें बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, बहुत सारी चुनौती आने वाली है, लेकिन जब तक ये संगठन स्तर पर मजबूत नहीं होगी पार्टी, तब तक वो दिखाई नहीं देगा। मतलब एक तरीके से सरफेस पे जो जाना होगा उनको, तो वो दिखाना पड़ेगा उनको कि भाई हम यहाँ मजबूत हैं। कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह भरना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अभी आरोप ये भी लगाते हैं कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास नेता नहीं है, तो इनके पास कौन है, तो मतदाता कैसे आएंगे। हालांकि मतदाता तो देखता है, माहौल देखता है, मतदाता और सारी चीजें देखता है। उन्होंने कई प्रयास किए, सरकार के जो भी प्रयास किया एकनाथ शिंदे जी और सरकार के माध्यम से किया। 40 विधायकों को लेकर उन्होंने निकले जी, और कुछ 12-13 सांसद को भी लेकर लेकिन आज जो विधायक और उनके जो सांसद है आज कहीं ना कहीं गुमनामी की हालत में दिख रहे हैं, क्योंकि शिंदे साहब के अलावा कोई चेहरा सामने जिस तरह से आप बोल रहे नहीं आ रहे हैं। ये क्या, क्यों, इसका कारण क्या मान रहे हैं? इसका सबसे बड़ा, इसका गायब किया गया है कि गायब होने के लिए? इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, मैं मानता हूं कि जैसे शिवसेना संगठन, जो राज्य की पार्टी शिवसेना हो या बीजेपी हो, इसमें से 60 से 70% ऐसे लोग चुन के आए हैं जो नाम और निशान पे चुन के आते रहे, जिनका अपना थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन उनको पार्टियों का टिकट। अब उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, एक समय ऐसा था बसपा मायावती का कि बसपा का टिकट अगर मिल जाए तो उसके वोट जो है बसपा के ऑटोमेटिक, जो वोटर हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाते थे। बीजेपी का जैसे आज टिकट मिल जाए तो ये होता है कि मोदी के चेहरे पे चुन के आ गए, अपना कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं। लेकिन क्या मोदी के चेहरे पे ही भरोसा है इनको? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का चेहरा तो है ही है, लेकिन मोदी के चेहरे के साथ साथ अपने भी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है।
वो थाने जिले में उनका प्रभाव है, रायगढ़ में है, मुंबई में हो सकता है, लेकिन सुदूर महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जाए तो अगर वहां प्रभाव डालना है, अगर वहां संगठन को मजबूत कराना है तो स्वयं एकनाथ शिंदे जी को उतरना पड़ेगा और इसी के प्रयास में वो लगे हुए हैं और इसके लिए ही यही उसके परिप्रेक्ष्य में यही यात्रा जो है उसी का उद्देश्य है। तो क्या होता है शिव संकल्प यात्रा जो है जी, क्या लोकसभा क्षेत्र में खाली आयोजित होगा कि विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगा, किस तरह का होगा? ये ज्यादातर पहले चरण में लोकसभा क्षेत्रों में ही है और उसमें जहां इनके जो सांसद हैं, इनके गुट के सांसद हैं, शिवसेना के जो सांसद हैं, पहले चरण में उन्हीं 10 सांसदों के क्षेत्र में जाना है, फिर 6 और सहयोगी सांसदों के क्षेत्र में जाना है। पहले चरण में तो ये अपनी जो मिट्टी है या जो अपना क्षेत्र है उसको मजबूत करने में लगे हैं। उसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों की तो विधानसभा चुनाव की अभी तैयारी में वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने इस समय लोकसभा की है कि लोकसभा चुनाव में हम किस तरह कितनी तरीके से बीजेपी के सामने और अजित पवार गुट के सामने अपना जो है एक अधिकार या जो भी अपनी मांग रख सकें और मजबूती के साथ हम लड़े सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एकनाथ शिंदे जी जो हैं वन मैन शो ही हैं। जी। हाँ, कि वो ही उन्हीं के नाम पर ही पूरी पार्टी और सत्ता का एक विस्तार हो सकता है। मिश्रा जी, शिव संकल्प यात्रा तो हो गई, अब इसमें जो है हम थोड़ा सा अलग चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव भी करीब एकदम ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो तैयारी तो अभी शुरू हो गई होगी। क्या लगता है कि बीजेपी और अजीत दादा के बीच में इनको कितनी सीट मिल सकती है? क्योंकि पहले से इनके कुछ 11 या 13 लोकसभा सांसद जो है के साथ में है, तो कितना डिमांड रखेंगे और कितना सीट मिल सकता है? डिमांड तो देखिए, जो सांसद जितने हैं, जितने सांसद इनकी पार्टी में इनके साथ आए हैं, वो उसमें तो ये एक तरीके से जो है तथ्यात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उतने सांसदों की मांग होगी। मतलब 13 सीट मांगे, 13 सीटें मांग सकते हैं, या 13 सीटें तो सामने दिख रही हैं कि 13 सीटों पर इनकी मांग एकदम तथ्य जो है ही रहेगा कि 13 के आगे भी मांग सकते हैं? 13 जब ज्यादा मांगोगे तो कम मिलेगा, जितना मांगोगे तो उतना तो नहीं मिलना है। मांगोगे तो शायद 12 मिले। जब 15-20 मांगोगे तब 12-13 मिलेगा। इसीलिए सब चर्चाएं शुरू हो रही है ना। बार्गेनिंग, राजनीति में भी बार्गेनिंग होती रहती है। तो इसमें 3 दलों का है सबसे बड़ी चीज। बीजेपी के लिए भी समस्या है दोनों को संतुष्ट करना। 48 सीट में से कि अजीत दादा क्या देंगे? जैसे इंडिया में ये समस्याएं हैं कि भाई तीनों दलों को, उसमें तो वहां कांग्रेस को 10-12 सीटें देने की बात की जा रही है इंडिया में कि 10-12 सीटें ही कांग्रेस को। अब बताइए 40 सीट वाली कांग्रेस, उसके जबकि 40 विधानसभा में अभी भी उनके विधायक हैं, और उनको आप 10 सीटें 12 सीटें दोगे, और जिनके पास 15 विधायक बचे नहीं, उनको 20-21 सीटों की मांग की जा रही है उद्धव ठाकरे जी का। तो ये कहां से संभव होगा, वो बात अलग है उनकी। लेकिन यहाँ इनके लिए भी जितनी इंडिया आघाड़ी के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर समस्या है, उतनी ही समस्या है बीजेपी के समझ। अब बीजेपी के हैं खासदार, उनके जितने आए हैं उससे बीजेपी, हमें लगता है कि बीजेपी 25 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। एक सूत्र है कि 25 सीटों पर बीजेपी की तैयारी है, तो बची 23 सीटें। अब 23 सीटों में से ये शिवसेना एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी की पार्टी को 23 सीटों में से अब इन्हीं में बांटना है। अब उसमें भी 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, सहयोगी दलों को भी जा सकती हैं, कुछ और नए समीकरण अगर बने इनके तो। लेकिन यहाँ तो यह है कि बीजेपी कम से कम, बीजेपी मजबूत स्थिति में है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 25 सीट पे बीजेपी कम से कम लड़ेगी, कम से कम इनके पास से भी सीट देने के बाद भी अपने सिंबल पे भी लड़ाएगी, हो सकता है। यही कहा ना, 25 सीटें तो उनकी पक्की हैं। 25 सीटों पे उन्होंने, उनके सूत्र बता रहे हैं, उनके अध्यक्ष से भी बातचीत हो रही थी लोगों की, पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा कि भाई 25 सीटें तो हमारी पक्की हैं, कि 25 सीटें तो उन्होंने जीत कर आने का लक्ष्य ही रखा है। 28 तो 28 पहले से है ही ना। हाँ, नहीं 28 नहीं है, 28 थे। जी बिल्कुल 28 सीटें नहीं हैं उनकी, 23 सीटें हैं। 23 सीटें हैं उनकी, 23 लोकसभा सांसद हैं उनके। तो 28 सीटें तो वो चाह रहे हैं कि 28 सीटें मुझे मिले और हम 25 सीटें कम से कम उसमें से जीत के लाएं। ये लक्ष्य है उनका। लेकिन इनका ये लक्ष्य है कि भाई हमारे जितने सांसद हैं कम से कम उतनी सीटें मिलें और आए। उसी तरह की अजीत दादा का भी प्रयास है कि अजीत दादा, देखिए इसमें कहीं कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें अजीत दादा का जो पलड़ा हर तरह से भारी लगता है कि वो जो सांसद आएंगे
तो उनके इसके बल पे उधर चाचा इधर भतीजा, बिल्कुल। चाचा जी उधर से जितना ला पाए वो बढ़िया, भतीजा इधर से जितना ला पाए वो बढ़िया। तो एक तरीके से वो कुल मिलाकर अगर फायदा है इसमें तो वो अजीत दादा का दिख रहा है कि अजीत दादा जो भी सीटें पाएंगे वो उनके लिए एक बोनस की तरह सीटें होंगी। और वहां भी शरद पवार जी की मांग है कि 10-12 सीटें हमको राष्ट्रवादी को मिले, ताकि वो उनकी बात अलग है। अब इंडिया गठबंधन में चर्चा अंतिम दौर पर है, लेकिन यहाँ की जो बात आपने बिल्कुल सही कही कि शिवसेना माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी प्लस अजीत पवार प्लस बीजेपी। लेकिन ये तो पक्का है कि अजय दादा के आने के बाद जी शिंदे साहब की जो है नहीं, बिल्कुल बार्गेनिंग पावर निश्चित रूप से कम हुई है। बार्गेनिंग जब सत्ता का बंटवारा होता है, आप देखिए कि बार्गेनिंग पावर ये इतनी कम हुई है कि जब विस्तार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि साल भर से लोग मंत्रिमंडल उनके खुद जो उनके साथ विधायक आए वो स्वयं सोच रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार में हमारा नंबर लगेगा। अब उसमें वो नंबर चला गया। अब लगभग चुनाव आने को है, मंत्रिमंडल लोकसभा के बाद ही जो 4 महीना बचेगा मंत्रिमंडल विस्तार तो लगभग भूल जाइए, या कोई और नया बीजेपी ने कोई रणनीति बनाई तो कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। एक तरफ और देखा जाए तो जो सत्तांतर हुआ, जो इस तरह से टूट हुई, उसका पहला चुनाव है, उसी में इनकी पावर दिखाई देगी कि मेरा कैपेसिटी कितना बड़ा हुआ है। जी, सबके पास, सबको जनता के पास जाना है, वही सबके साथ वही चुनौती, वही उद्धव जी के साथ भी है, वही अजीत पवार जी के साथ भी है, वही पवार साहब के पास भी है, वही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास भी है कि जनता ही फैसला करेगी कौन कितने पानी में है। तो इसको अपने आप को साबित करने का ये बहुत बड़ा ये प्रयास चल रहा है। तो ये शिव संकल्प यात्रा भी उसी एक प्रयास का एक फल है या रास्ता है, जो उस पर वो चलकर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, ज्यादा से ज्यादा हमारी योजनाएं लोगों को पता चले, अपना विश्वास मैं जगा सकूं। तो ये दारोमदार उन्होंने संभाला है और इसमें लगता है कि वो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। मेहनत करना उनका काम है, बाकी तो जनता जो है देख रही है सारी चीजें। तो इसमें बीजेपी की जो भूमिका है ना, एक अलग तरीके की भूमिका है। बीजेपी तो अपनी सीटों पर फर्म है कि भाई हमें इतनी सीटें जीतनी, वो चाह रहे हैं, वो 45 लेके चल रहे हैं, जो 45 आंकड़ा है, लेकिन 45 प्लस इनके साथ है ना, तो उनकी भी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जिताने की हमें 45 प्लस आप बोलते हैं महायुति का, तो ये भी जान रहे हैं कि 45 प्लस में हम 23-24 प्लस नहीं होंगे, 25 प्लस। जो 20 सीटें जो लानी है, तो 20 सीटें किसकी आएंगी? ये अजीत पवार जी की आएंगी और एकनाथ शिंदे जी की पार्टी की, शिवसेना की आएंगी, तो उसको भी जिम्मेदारी उनकी जिताने की रहेगी। हालांकि एकनाथ शिंदे जी पूरी ईमानदारी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने विश्वास भी जीता है, मोदी का या अमित शाह जी का, तो वो प्रयास तो कर रहे हैं। अब प्रयास में कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद मिश्रा जी। तो हमारा चर्चा ये था, शिव संकल्प यात्रा मुख्यमंत्री का शुरू होने जा रहा है, जो लगभग 30 तारीख तक चलेगी, और उनका टारगेट यही है कि हर विधानसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र जहाँ जहाँ पे उनके सीटें हैं, जहाँ जहाँ पे उनके होने वाली सीटें हैं, उसके ऊपर जो है ये सभा लेंगे और लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, लोगों के सामने नए चेहरे किस तरह लाया जाए, इसी पर उनकी खासकर फोकस रहेगी। धन्यवाद सर, आपने जो इसकी जानकारी दी उसके लिए। और हमारा एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल आपने लिंक के थ्रू देख रहे हैं या आप चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप हमारे लोगो पे क्लिक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर, जब इसका आएगा लोगो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा मेंबर बन जाइए। और हम आपके मुद्दों को भी जो है रोज़ जो है हम अपने जो वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो महाराष्ट्र के भी आने वाली जो चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र चाहे देश भर की चुनाव है, जो खबरें अंदर की है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।